अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। काफी लंबा चौड़ा नाम है। सबसे पहले नाम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस ऑपरेशंस। सर व्हाट इज बिजनेस ऑपरेशन? बिजनेस ऑपरेशन एक बिजनेस फंक्शन होता है, जैसे कि मार्केटिंग एक बिजनेस फंक्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्स एक बिजनेस फंक्शन होता है, फाइनेंस एक बिजनेस फंक्शन होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बिजनेस फंक्शन होता है। इसी तरीके से बिजनेस ऑपरेशन भी जो है एक बिजनेस फंक्शन होता है। कहीं ना कहीं हमें मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो उसे पढ़ने और समझने में आसानी होती है। एज सच हमने कभी बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में सुना नहीं होता, और अगर सुना होता है तो इसके बारे में बहुत ही ब्लेंड आइडिया होता है, बहुत ही अनक्लियर आइडिया होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि बिजनेस ऑपरेशंस बेसिकली करते क्या है। बिजनेस ऑपरेशंस के दो मेजर टास्क होते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस के दो मेजर टास्क होते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस इंश्योर करते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो। यानी कि उसमें कम से कम कॉस्ट लगे, कम से कम टाइम लगे, कम से कम एफर्ट्स लगे, और आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाए। फिर यहाँ पे जब प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी आपका डिलीवरी सिस्टम है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाए। यानी कि आप प्रोडक्ट को अगर स्टोर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या लेट सपोज अगर आप उसको रिटेल शॉप पे लेकर जा रहे हो, या होलसेलर के पास लेके जा रहे हो, या फिर डायरेक्ट कस्टमर के घर तक लेके जा रहे हो, आप बाय लैंड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या आप एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, या बाय सी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। तो सर इसका मतलब ये है कि बिजनेस ऑपरेशंस दो प्रोसेसेस को ओवरलुक कर रहा होता है। नंबर वन इज के वो लुक आफ्टर कर रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और वो लुक आफ्टर कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करना, इंश्योर करना कि यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हो, इज द वर्क ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही होती है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही होती है। अगर आप किसी फर्नीचर शॉप को देखते हो कि वो लकड़ियों को कन्वर्ट कर रही है इनटू फर्नीचर, तो वो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से अगर आप देखते हो कि जो कोई टेक्सटाइल कंपनी है वो क्या कर रही होती है, वो कॉटन को कन्वर्ट कर रही होती है इनटू पीस ऑफ क्लोथ, या उसे किसी ड्रेस में कन्वर्ट कर रही होती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। या कुछ केमिकल या कुछ मिनरल्स को यूज करते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनी उसे मेडिसिन में कन्वर्ट करते, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सही है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है इनटू फिनिश गुड, तो वो कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या और भी ऐसे स्पेशलाइज्ड बिजनेस होते हैं? द आंसर इज यस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस। नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने बता दिया। नंबर टू कमर्शियल या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होता है यानी कि गुड्स, उसकी बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। कि आपके पास जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, होलसेलर से सस्ते में सामान लेकर आते हैं और पैसे लगा के आपको महंगे में बेच देते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग बिजनेस। और ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि एक प्रोडक्ट को खरीद के महंगे दामों में उसे आगे सेल कर देता है। इसके बाद तीसरा स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस आपके पास जो है वो है सर्विस इंडस्ट्री या प्रोफेशनल बिजनेस। सर प्रोफेशनल बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपको सर्विसेज सेल की जा रही होती है, जैसे कि टीचिंग, जैसे कि डॉक्टर, जैसे लॉयर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे ये आपके पास फिजिकल सर्विसेज होती है जैसे प्लम्बर, सही है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स। तो ये आपको क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम बिजनेस ऑपरेशंस की बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आई बिलीव कि मेरे शुरू के मोनोलॉग से आपको बहुत सारी बातें समझ आ गई होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एट अ ग्लांस, मैन्युफैक्चरिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस
where raw materials are processed into finished goods using tools, machinery, human capital. कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जा रहा होता है यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इट मे बी अ लेबर और कैपिटल इंटेंसिव और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल करती है और चीजों को प्रोड्यूस कर रही होती है, और कुछ लिटरली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लेंड लेके चल रही होती है. सिंपल बात है. The key objective of a manufacturing business is to efficiently produce and deliver quality product at a competitive price. कि यहाँ पे जो की ऑब्जेक्टिव होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, कि यहाँ पे आपने एफिशिएंटली गुड्स को प्रोड्यूस करना है और उसे डिलीवर करना है कंपेटिटिव प्राइस पे. तो यहाँ पे तीन चीजें अगर आप फोकस करो, और इस पूरे चैप्टर में तीन चीजों पे बात हो रही है कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए, कि आप टाइम, कॉस्ट और एफर्ट्स बचा रहे हो. सही है. दूसरा, आप बनाओगे और डिलीवर करोगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ऐसा ना हो कि आप एफिशिएंसी के चक्कर में आप एफिशिएंसी के चक्कर में इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज कर दो. नहीं सर, यहाँ पे आपने क्वालिटी इंश्योर करनी है, और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ साथ आपने कॉम्पिटिटिव प्राइस को इंश्योर करना है. कि आपने बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में अपनी कॉस्ट को इतना बढ़ा दिया कि आप प्राइस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो. ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पे एफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, और साथ ही साथ आपके पास कंपेटिटिव प्राइस भी होने चाहिए. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है. अब यहाँ पे मैं मेन लेक्चर को पॉज करके अगर आपसे बात करूं, हमने जब पढ़ा था फाइनेंस का चैप्टर, तो वो भी बिजनेस के कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा था. फाइनेंस का चैप्टर कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा था. क्या? कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है, शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, और साथ ही साथ आपने एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है. फिर जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के चैप्टर में चले थे, तो वहां पे हमने इंश्योर करना था कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते रहो ताकि आपके बिजनेस के जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाए. फिर हमने चैप्टर नंबर 6 देखा कि आपने क्या करना है, एथिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि आप कस्टमर को डील करो या प्रोडक्ट सेल करो इन द मोस्ट एथिकल मैनर. फिर 7 में हमने देखा कि जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हो तो बिजनेस के कौन से गोल्स अचीव करते हो, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हो. सही है. कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे होते हो, और साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट आप चेंज कर रहे होते हो. चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा कि अगर मेरा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बेहतर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोसीजर्स बेहतर हो जाएंगे. प्रोसीजर्स बेहतर हो जाएंगे तो मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, और उसके बाद मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स क्रैक होना शुरू हो जाएंगे. तो इसका मतलब है कि सर हर बिजनेस फंक्शन कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा होता है, और कंबाइंड ये ऑर्गेनाइजेशन के तमाम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे होते हैं. सही है. अब आगे लिखा हुआ है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरर नीड्स टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स ऑपरेशंस एंड ऑप्टिमली इंटीग्रेट देम विद अदर की फंक्शंस. फिर वही वाली बात आ गई. चैप्टर नंबर 5 में भी मैंने पढ़ा था कि फाइनेंस को इंटीग्रेट होना पड़ेगा या कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तमाम बिजनेस फंक्शंस के साथ. मार्केटिंग में भी हमने देखा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बाकी बिजनेस फंक्शंस के साथ. ह्यूमन रिसोर्स को भी यही करना है, तो ऑपरेशंस में भी यही करना है. यहाँ बात हो रही है कि आपने अपने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को ना सिर्फ ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है, बल्कि आपने उसे इंटीग्रेट करना है विद अदर की फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज. आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी. फिर अगेन ये चैप्टर फोकस कर रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. लिटरली मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस ऑपरेशंस दो चीजों पे फोकस करता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. इसके बाद लिखा हुआ है कि जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो प्रोडक्शन को करते हो प्लान. आपने प्लान कर लिया कि लेट से मैं 1 साल के अंदर ये चीजें बना लूंगा. फिर आप उसको कंट्रोल करते हो टू मेक श्योर कि 1 साल के अंदर आपकी प्रोडक्शन हो जाए. अगर आप 1 साल से ऊपर चले जाते हो तो इसका मतलब यह है या तो आपने प्लानिंग ठीक नहीं की थी या आपने कंट्रोल ठीक नहीं रखा. वॉट एवर द रीजन में भी आपकी प्रोडक्शन हो गई फेल. सही है. फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है कि यू प्लान योर लोकेशन, यू प्लान योर प्रोडक्शन डिजाइन, यू प्लान योर रिसोर्सेज. आप सप्लाई चेन को प्लान कर रहे होते हो, टेक्नोलॉजी को प्लान कर रहे होते हो, रिसोर्सेज को प्लान कर रहे होते हो, ह्यूमन रिसोर्स को प्लान कर रहे होते हो, रॉ मटेरियल को प्लान कर रहे होते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस को प्लान कर रहे होते हो. हर चीज को आप प्लान कर रहे होते हो. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर याद करो चैप्टर नंबर 3. मैंने चैप्टर नंबर 3 में एक छोटा सा पैसेज आपको छुड़वाया था
और मैंने आपसे कहा था कि जब इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ूंगा तो आपको यहाँ पे वो वाला पार्ट पढ़ा दूंगा। तो आ गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद की डिपार्टमेंट्स, अगेन की डिपार्टमेंट्स हमने पढ़े थे किसमें, चैप्टर नंबर 3 में, बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे है, ये सिर्फ ऐसे है जो कि आपको स्टेट करेगा बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बाय द वे, ऐसे से मुझे याद आया कि आपकी अब वक्त आ गया है कि मैं BWCSC क्लासेस बढ़ा दूं, क्योंकि हमने सिर्फ एक क्लास की थी, उसमें हमने प्लानिंग की थी कि अगली 3 क्लासेस में हम किस तरीके से इस कोर्स को पक्का कर लेंगे। तो आई बिलीव के वक्त आ गया है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में कल के टाइमिंग्स दे दूंगा कि जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली प्रेसीज को प्रैक्टिस करेंगे। प्रेसी को इस हद तक प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोगों को इंशाल्लाह प्रेसी लिखने में मसला नहीं होगा। फिर अगली 2 क्लासेस में हम लेटर और एसेस को कवर करके आपके कोर्स को कर लेंगे कंप्लीट, और आप इंशाल्लाह जाके BWCS का पेपर दोगे और पास कर लोगे। वापस से आ जाते हैं ITB पे। ओके, टॉपिक नंबर 1, ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 1.1 पे लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये वो पहला पार्ट है जिसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। अब ये जो आपके पास पहला पैराग्राफ लिखा है ना, ये इतना सिग्निफिकेंट है कि इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक लाइन को टाइम लगा के एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये पैराग्राफ मैंने आपको समझा देना, आगे की बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट प्रोड्यूसेस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गुड्स बना रही हो, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, उसका फोकस ये होता है कि वो कस्टमर को फर्निश करे क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ। तो सर वहां पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। यहाँ पे वही बात हो रही है। तो पहली लाइन से आपको पता चला कि हर बिजनेस स्ट्राइव कर रहा होता है क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए। अगर बिजनेस स्ट्राइव कर रहा है प्राइस को रिड्यूस करने के लिए, या अगर बिजनेसेस कोशिश कर रहे हैं कि वो कस्टमर को सस्ते में सामान बेचे, तो वो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बिजनेसेस ने क्वालिटी को इंक्रीज करनी है, कि क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उनके इंक्रीज्ड प्राइसेस जस्टिफाई कर सकेंगे क्वालिटी को। कि कस्टमर बोलेगा कि नहीं यार, अगर ये प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो कम अज कम ये क्वालिटी पे डिलीवर कर रहे हैं। तो क्वालिटी इज द की टू सक्सेस। फिर आगे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। 3 चीजें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। 3 चीजों की वजह से आप क्या करते हो, 3 चीजों की वजह से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीरियसली लेते हो। सर से सोचें, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आ रही होती तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पिछले 300 साल से चल रही है। तो जो पिछले 300 साल पहले जो इंडस्ट्री बनी थी और अभी की इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते रहे, इंडस्ट्री चेंज होती रही, डेवलप होती रही। कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगी तो वो बिजनेस हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है ऑनगोइंग कंपटीशन। अगर आपके पास कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप लेजी हो जाओगे। एग्जांपल के इलेक्ट्रिक। सर आपने मूड खराब कर दिया के इलेक्ट्रिक का नाम लेकर, कि के इलेक्ट्रिक का कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो के इलेक्ट्रिक स्ट्राइव ही नहीं करती है, एफर्ट्स ही नहीं करती है, मेहनत ही नहीं करती है, उसका कोई ऑनगोइंग कंपटीशन ही नहीं है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रही है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीरियसली नहीं ले रही है। फिर लिखा हुआ है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन डे बाय डे बढ़ती चली जाती है, कि जो चीज आपको पहले पसंद आती थी अब आपको पसंद नहीं आती, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो एक्सपेक्टेशन को मीट करते करते आप क्या करते हो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे होते हो। सही है। तो यहाँ पे पहला कमेंट ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑनगोइंग कंपटीशन एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीरियसली लेते हो। ना सिर्फ सीरियसली लेते हो बल्कि उसको इंटीग्रेट करते हो बाकी बिजनेस फंक्शंस के साथ, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, लीगल डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर आप अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर आपको महंगी कमोडिटीज लाके देगा। सही है, ज्यादा कमोडिटीज लाके दे देगा, यानी कि आपको क्वांटिटी या तो ओवर हो जाएगी या क्वांटिटी अंडर हो जाएगी। सही है। तो इसमें आप सोचो कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको वो महंगी कमोडिटी ला देगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने सेलिंग प्राइस बढ़ानी है, आप कॉम्पिटिटिव प्राइस मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कहना है उसे कि
कि बेटा आप नेगोशिएट करो, सस्ता खरीद के आओ। चलो, प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने क्या किया, नेगोशिएट करके सस्ता खरीद लिया लेकिन क्वालिटी इंफीरियर ले ली। अब क्वालिटी इंफीरियर करोगे तो दो, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो गई, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, आपने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी, लेकिन लोग खरीदना नहीं चाहेंगे, लोग कहेंगे कि यार थोड़े से पैसे बढ़ा देते लेकिन चीज तो अच्छी बेचते। या प्रोक्योरमेंट मैनेजर से अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे होते तो वो ज्यादा परचेज कर लेता, रॉ मटेरियल खराब हो जाता, या वो कम परचेज कर लेता, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो मैसेस वाला डिस्काउंट मिलता है वो आपको नहीं मिल पाता। तो आपको समझ आ रहा है इंटीग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक एग्जांपल है। अगर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो उसे यही नहीं पता चलेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च के बाद पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज ट्रेंड कर रही है, कस्टमर को क्या चाहिए, तो ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो बनाएगा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आपको पिछली सेल्स का ट्रेंड पता नहीं चल पाएगा, तो आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंगली नहीं कर पाओगे। सही है। लीगल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मुल्क में क्या चीज बैन है या कौन सा प्रोसीजर बैन है, और आप क्या कर रहे हो उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कल को कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल केस हो सकता है। सही है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो इसका मतलब यह है कि आपको शायद ऐसा रिसोर्स मिल जाए जो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेहतर है, लेकिन आपको क्वालिटी नहीं चाहिए थी, आपको क्वांटिटी चाहिए थी कि यार लेट सपोज अगर तुमने 17,000 रुपए का बंदा मुझे ला दिया है तो इंस्टेड मुझे 35,000 के दो बंदे ला देते जिनकी क्वालिटी इंफीरियर होती, लेकिन मैं उनसे लेबरस काम ज्यादा करवा लेता। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हाउएवर द की ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, जो की ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही रहेगा। क्या? आपने प्रोड्यूस करना है और डिलीवर करना है क्वालिटी प्रोडक्ट एफिशिएंटली और कंपेटिटिव प्राइस को मेंटेन करना है। फिर तीन बातें आ गई, एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना है, इफेक्टिवली प्रोड्यूस करना है और कंपेटिटिव प्राइस को मेंटेन करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपटीशन की वजह से एक और चीज होती है, कंपटीशन आपको फोर्स करता है, मैन्युफैक्चरर को फोर्स करता है कि वो इनोवेट करे और वो क्या करे, इंप्रूव करे। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप इनोवेट नहीं करोगे, कंपटीशन नहीं होगा तो शायद आप इनोवेट तो कर लो लेकिन इंप्रूव नहीं करोगे। सर इनोवेट और इंप्रूव कैसे किया जाता है? सुपीरियर ऑटोमेशन, इनहैंस्ड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन तीनों टर्म्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ज्यादा बेहतर तरीके से रीड कीजिएगा। फिर लिखा हुआ है, to compete with other organizations, a company must convert resources into goods and services as efficiently as possible. Managing this conversion process is the role of operations manager. ये जो आप कन्वर्जन प्रोसेस को लेकर चल रहे हो, मैनेज कर रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। इसके बाद सिर्फ रिपीटेशन हो रही है, आगे के दो पैराग्राफ में कोई नई बात नहीं है, पिछली बातों को घुमा फिरा के फिर से कहा गया है, रीड कर लीजिएगा। आई होप आपने पिछले 8 चैप्टर्स को 2 या 3 बार रीड कर लिया होगा, उसके कोने कोने रीड कर लिए होंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जाम्पल, फीचर्स को रीड कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। यहाँ पे आपने फोकस करना है क्वालिटी पे, ऊपर डिटेल में बात करके आ गए। आपने मिनिमाइज करनी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। देखिए, आप मटेरियल की कॉस्ट को और लेबर की कॉस्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। लेट्स से आपने मटेरियल बाय किया, जो टोटल मटेरियल बाय किया था आपने, वो आपने किया था 1 लाख रुपए का। अगली बार आप नेगोशिएट करके या तो उसको 90,000 का बाय कर लो, या आप 1 लाख का ही बाय करो और बोले भाई इन्फ्लेशन रेट अप्लाई ना करो। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अपनी कंपेटिटिव प्राइस को मेंटेन कर सकते हो। लिखा हुआ टू एलिमिनेट ऑल कॉस्ट दैट एड नो वैल्यू टू द फिनिश प्रोडक्ट। कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिनिश प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती है, तो अगर आपको ऐसी कोई कॉस्ट नजर आ रही है उसको एलिमिनेट कर दो, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप कंपेटिटिव प्राइस मेंटेन कर सकते हो। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है, इसे माइंड में रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज डू आस्क। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है कि ये जो आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वालिटी पे फोकस करना है, मटेरियल और लेबर की प्राइस को मिनिमाइज कर देना है, और एलिमिनेट कर देना है वो तमाम कॉस्ट को जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है फिनिश प्रोडक्ट पे या फाइनल प्रोडक्ट पे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए आप बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हो।
आप परचेजिंग या प्रोक्योर कर रहे होते हो, आप प्रोडक्शन को प्लान कर रहे होते हो, आप प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हो, आप क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे होते हो, आप कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की तरफ जाते हो। जब आप प्रोडक्शन को प्लान करते हो तो आप उसके फेजेस को प्लान करते हो, आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आप अडॉप्ट करोगे। आप मास प्रोडक्शन पे जाओगे, मास कस्टमाइजेशन पे जाओगे, या कस्टमाइजेशन पे जाओगे। आप टाइमिंग डिसाइड करते हो कि मेरी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होगा या उसमें गैप्स होंगे, इंटरमिटेंट होगा। आप लोकेशन डिसाइड करते हो, लोकेशन डिसाइड करते हुए आप देखते हो कि रॉ मटेरियल की मार्केट कितना नजदीक है, ह्यूमन रिसोर्स की मार्केट कितना नजदीक है, यानी कि लेबर कितना नजदीक है, जो मेरी फिनिश प्रोडक्ट की मार्केट है वो कितना नजदीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि नजदीक में हॉस्पिटल, स्कूल्स, एटीएम्स, बैंक, जनरल स्टोर, फार्मेसीज मौजूद है या नहीं मौजूद है। फिर इसके अलावा वो मैन्युफैक्चरिंग जोन है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग जोन पे गवर्नमेंट कोई डिस्काउंट वगैरह देती है। सही है। लेआउट क्या होगा, आप जो भी अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को सेट करोगे उसका लेआउट क्या होगा। क्या वो आपके पास प्रोसेस लेआउट होगा, प्रोडक्ट लेआउट होगा, या फिक्स पोजीशन लेआउट होगा। फिर आप अपने रिसोर्सेज को कैसे प्लान करोगे कि अगर आपने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, जितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करनी है उसके हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को प्लान करोगे। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी सप्लाई को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लेके जाते हो तो उसको कितना एफिशिएंट बनाना है। सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में या अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में अगर आप टेक्नोलॉजी को एम्बेड नहीं करते, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं करते ना, तो यू आर लूजिंग बाय माइल, आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई है। बाय द वे, मैंने आपको जो है यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट तक डिटेल में पढ़ाया है। इसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए आप ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। मैंने आपको सिर्फ बर्ड आई व्यू दिया है। क्यों? क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोक्योरमेंट और परचेसिंग क्या होता है डिटेल में, आपको बताऊंगा प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है डिटेल में, आपको बताऊंगा प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं डिटेल में। इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं यहां तक हम पढ़ेंगे डिटेल में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 1.3। तो अभी इस क्लास को मैं कर रहा हूं एंड, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं सवाल देख लेता हूं। अलीजा कह रही है सर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो क्वालिटी पे इफेक्ट होगा। देखो, कॉस्ट रिड्यूस दो तीन तरीके से हो सकती है जिसमें क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप अच्छी क्वालिटी का सामान थोड़ा सा नेगोशिएट करके कम पैसे में ले सकते हो। एक खराब क्वालिटी की चीज है 100 रुपए की, एक अच्छी क्वालिटी की चीज है लेट सपोज 200 रुपए की। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज 150 रुपए में ले लोगे, इसका मतलब यह है कि आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और आपकी क्वालिटी भी इंटैक्ट रहेगी। सही है। आप लेबर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि आप उसने उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें पर आवर लेट सपोज 100 रुपए दूंगा, आपका काम है 300 घंटे का। सही है। पर आवर में आपको 100 रुपए दूंगा, आपका काम है 300 घंटे का, तो इसका मतलब है ये बन गए 30,000 रुपए। तो आपने लेबर को कहा कि मैं तुम्हें रोज के 100-100 रुपए दूं, इससे बेहतर है कि तुम मुझसे डे एंड पे 28,000 रुपए ले लो। मैं तुम्हें महीने के शुरू में पैसे दे देता हूँ, 28,000 रुपए मुझसे ले लो और फिर उसके बाद ताकि 300 घंटे काम कर देना। तो 200 रुपए जो आपने बचाया तो उससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। आप नेगोशिएशन में जो कॉस्ट रिड्यूस करते हो ना, उससे क्वालिटी इंफीरियर नहीं होती है। विद दिस आज की क्लास को करते हैं ऑफ, और फिर रात में जो क्लास होगी तो इस चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मुलाकात होती है आपसे रात में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।